केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले बड़े पैमाने पर विशाल ये जो जमावड़ा यहाँ पर है, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग सबसे पहले साफ कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में रहने वाले सभी मुसलमान मर्द हों या औरतें हों, शरीयत में, दीन में किसी तरह की कोई दखलंदाजी, कोई मुदाखलत, कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ने लोकसभा के अंदर ये जो तलाक के नाम पर औरतों के राइट्स का बिल जो पास किया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ह्यूमैनिटी के भी ख़िलाफ़ है, वीमेन राइट्स के भी ख़िलाफ़ है। हमारा डिमांड है कि ये बिल फ़ौरन वापस होना चाहिए। अब तक 180 सिटीज़ के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 180 सिटीज़ में 1.5 करोड़ मुस्लिम औरतें सड़क पर उतर चुकी। 1.5 करोड़ मुस्लिम औरतों ने उतर करके ये कहा है कि ये बिल हमको नहीं चाहिए। आज इतने अरसे बाद अचानक ये उग्र आंदोलन, बात थोड़ा सा समझाइए। इतने अरसे बाद कहाँ, जब से वो बिल लोकसभा में पास हुआ उसके बाद से सारे मुल्क में चल रहा है। जब से ये बिल पास हुआ है तो उसके बाद से चल रहा है। अरसे बात का क्या मतलब? मोदी सरकार ने जब ये प्लान किया और जिस समय लोकसभा में इस विधेयक को पास कराया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मोदी सरकार ने अचानक वो बिल पेश किया। पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद हमारे लॉ मिनिस्टर ने ये कहा कि हमको किसी कानून की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अचानक लोकसभा में पेश करके उसको पास करवा दिया गया। लेकिन 3-4 दिन का जो गैप मिला, उसमें हमने राज्यसभा के मेंबर्स को इस बिल की खामियां बताई, पार्टीज़ के लीडर्स से मुलाकात की, तो उनको समझ में आया, इसलिए राज्यसभा में ये बिल अटक गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा से पास नहीं हो पाएगा। सत्ता पक्ष जब कोई खाका तैयार करता है तो विपक्ष की भी भूमिका एक सशक्त होती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक को तो लाया, लेकिन विपक्ष में बैठे जो तमाम राजनीतिक दल है वो कहीं न कहीं से नाकाम साबित हुए? देखिए, सियासी बातें हमें नहीं करनी है। पक्ष और विपक्ष में हम पढ़ना नहीं चाहते। हमारा सिर्फ एक सीधा, सरल और आसान हमारा कहना है कि हमारी शरीयत को आप छोड़ दीजिए। हम अपनी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आर्टिकल 25 के तहत जो हक दिया है, हम उस पर अमल करना चाहते हैं। आपने भी सबका विकास, सबका साथ का वादा किया है, आप हमारे जो विकास का मामला है उस पर तवज्जो दीजिए, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ मत बनाइए प्लीज़। हम मीडिया से भी यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो विकास के जो इश्यूज़ हैं उन पर आप भी तवज्जो दीजिए प्लीज़। सर, आज़ाद मैदान में ये जो महाराष्ट्र के कहाँ से आए? सिर्फ मुंबई से है कि महाराष्ट्र? नहीं, ये सिर्फ मुंबई का है। हर सिटी में अलग अलग हो रहा है, थाने में अलग हो रहा होगा 2 तारीख को, उससे पहले मुबरा में हुआ। महाराष्ट्र के बहुत सारे सिटी में, अब तक 180 सिटीज़ में हो चुका है। तो क्या लगता है आपको, आपका ये स्टैंड कब तक चलता रहेगा? जब तक कामयाबी नहीं मिलती। तो ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आज़ाद मैदान में ये जो कुछ भी चल रहा है, ये पॉलिटिकल भी है क्या? बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल सियासी नहीं है। ये हमारा मजहबी, जमहूरी, कानूनी हक है। ये मुस्लिम औरतें इस हुकूमत को दिखा रही है कि तुम अपनी खरीदी हुई 15-20 औरतों को पार्लियामेंट में बिठाकर तुम बता रहे हो कि यह तुम इस्लाम के कानून को बदल सकते हो। आज लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतें बता रही हैं कि हमें इस हुकूमत का कोई कानून कबूल नहीं, हमें हमारा पर्सनल लॉ कबूल है, हमारी शरीयत कबूल है। हम इस मुल्क की जमहूरियत पर एतमाद रखते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन शरई मामले में ना हुकूमत इंटरफेयर करे, ना अदालत इंटरफेयर करे। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सियासी नहीं है, सिर्फ मजहबी है। ये आज़ाद मैदान में यहाँ पर मोर्चा लेने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया? चूँकि जब लोकसभा में मोदी सरकार ने इस विधेयक को पारित करवाया, अलबत्ता राज्यसभा में तो पास नहीं हो पाया चूँकि संख्या की कमी थी, लेकिन जिस दौरान लोकसभा में ये विधेयक पारित हुआ, मुस्लिम संगठनों ने क्यों उस समय अपना पक्ष सामने नहीं रखा? नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन में शायद कमी होगी। 5 करोड़ दस्तखतों के साथ हमने राष्ट्रपति को भी भेजा, प्राइम मिनिस्टर को भी भेजा, लॉ मिनिस्टर को भी भेजा, सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट किया, जिसमें 2.5 करोड़ के करीब औरतों की सिग्नेचर है, लेकिन हुकूमत ने उसको नहीं देखा। शायद उस दिन, जिस दिन लोकसभा में बिल पास हो रहा था, मैं ये मानता हूँ कि वो हिंदुस्तान का काला दिन था। उससे बुरा दिन हिंदुस्तान के लोकसभा ने नहीं देखा था, जिस दिन एक कम्युनिटी पर ज़बरदस्ती लोकसभा में जबरन बिल पास कराया गया। ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, इस मुल्क की इत्तेहाद के लिए, एकता के लिए ख़तरा है। ऐसी हुकूमत को या तो कौम से माफ़ी मांगना चाहिए, पूरे मुल्क से माफ़ी मांगना चाहिए, जिसने जमहूरियत के नाम पे कालिक पहुंचा है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड क्या होगा? मामला अगर आगे जाने के बाद भी जस का तस रहता है तो? देखिए, जब हम हर वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो कानूनी है,
जो अमन पसंद है, जो जमहूरी हक है, हम हर तरह से हुकूमत का सामना करेंगे, उनसे हर तरह से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि ये मुल्क जमहूरियत की बुनियाद पर चलता है। हर मज़हब वाले को अपने हुकूक पे अमल करने के इख्तियारात यहाँ दिए गए हैं। इसमें इंटरफेयर करके इस मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम ये हुकूमत कर रही है। जब ये विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था उस समय देश के कई राज्यों में सड़कों पर उतरकर मुस्लिम महिलाओं ने समर्थन किया था। आज खिलाफत जी आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। जिन महिलाओं को आप दिखा रहे हैं वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं माने रखते। आप इनको दिखाइए ना कि ये 5-5 लाख औरतें हैदराबाद से लेकर जयपुर से लेकर मालेगांव से लेकर 5-5 लाख, इस वक्त 1.25 करोड़ से ऊपर औरतें उतर चुकी हैं रास्ते पे पूरे हिंदुस्तान में। मीडिया इनको दिखाए और दिखा भी रही है और दिखाए कि वो 10 आटे में नमक के बराबर उनका कोई, और जिनको इस्लाम पसंद नहीं है वो अपना रास्ता ले, इस्लाम उनका मोहताज नहीं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ नसीम खान साहब हैं। हम उसे ही जान लेते हैं क्योंकि आज़ाद मैदान पर आज जो मुस्लिम महिलाओं का जो हुजूम उमड़ा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखने को मिला था, पहली बार। आरिफ नसीम खान साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो तमाम जमावड़ा दिख रहा है लोकसभा में जब मोदी सरकार ने ये ट्रिपल तलाक विधेयक कानून लाया था, उस दौरान क्या विपक्ष की जो भूमिका थी क्या उस तरीके से थी जितनी होनी चाहिए? बिल्कुल है, और विपक्ष ने भूमिका अदा की, इसलिए राज्यसभा में रुका हुआ है। शायद आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अब तक अगर मोदी सरकार की बहुमत राज्यसभा में होती तो वो बहुमत के बल पर जैसे लोकसभा में बिना किसी को उन्होंने बोलने नहीं दिया और अचानक वो बिल पास करके बहुमत के आधार पर ले लिया। राज्यसभा में कांग्रेस की बहुमत थी, विरोधी पक्ष के सभी लोग साथ रहे, इसलिए वो बिल रुकी है। और इस बिल को लेकर जिस तरह से देश में खास करके महिलाओं में जो बेचैनी है, सिविल एक्ट को आप क्रिमिनल एक्ट देने जा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि अगर किसी ने 3 तलाक एक साथ दिया तो उसको माना नहीं जाएगा, दूसरी तरफ कहते हैं कि देने वाले को 3 साल की सज़ा दे दी जाएगी। तो एक तरफ तो तलाक माना नहीं जाएगा, दूसरी तरफ आप सज़ा दे रहे हैं, तो उस औरत के, उसके बच्चों की परवरिश कौन करेगा, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? तो बड़ा अजूबा बिल ये मोदी सरकार ने पेश किया है। और जो मुस्लिम महिलाओं को हक और इंसाफ देने के नाम पर उन्होंने बार बार ढिंढोरा पीटा है, हक और इंसाफ नहीं है बल्कि उनके साथ में नाइंसाफ़ी करने के लिए ये बिल लाया गया है। और कहीं ना कहीं ये हम लोगों का मानना है कि आरएसएस का जो बहुत पुराना नज़रिया है, सोच है कि कहीं ना कहीं हम इस देश में कॉमन सिविल कोड लाएं, वो कॉमन सिविल कोड लाने की एक शुरुआत लगती है जिसका विरोध आज पूरे देश में 99% महिला रोड पे निकल कर रही हैं। नहीं तो मुस्लिम महिलाएं इस तरह से कभी घर से बाहर नहीं निकलती। आज लाखों का हुजूम ये दिखा रहा है कि मुंबई की महिला, महाराष्ट्र की महिला, मुस्लिम महिला और हिंदुस्तान के हर इलाके की मुस्लिम महिला इसकी मुखालफत कर रही हैं। ये उसका नतीजा है। खान साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। इस देश में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं रहता, इस देश में कई जाति, धर्म, मजहब के लोग रहते हैं और अमूमन हर परिवार में एक महिला होती है। अब उन महिलाओं का भी ये जानना है कि मोदी सरकार के केंद्र सरकार में ताजपोशी होने के बाद ही ये तमाम मजाकड़ा क्यों सामने आ रहा है? तो ये अफसोसनाक बात है। कोई भी सरकार हो देश में, सरकारों का काम होना चाहिए इस देश में रहने वाले सभी जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय, भाषा बोलने वाले लोग सबके साथ बराबर का इंसाफ करे, बराबर का उनको एक नज़र से देखने का काम करे, सबके डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाए, सबका विकास करे। जैसे इस सरकार ने नारा दिया था 2014 में कि सबका साथ सबका विकास, तो अब तो वो नारा उल्टा हो गया। अब लोग कहने लगे हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं है, खुद का विकास और सबका सत्यानाश, ऐसा हो गया है। तो ये जो हो रहा है ये गलत है, उसका विरोध लोग कर रहे हैं। इमरान अलवी बोल रहा हूँ, बताइए। ये बताइए, अभी कई लोगों से हमने बातचीत करी है, हमारा ये कहना था कि जब केंद्र सरकार लोकसभा में ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो विधेयक लाई थी उस दौरान इतनी आवाज़ नहीं उठी। आज ये आवाज़ उठने का कारण क्या? देखिएगा, सब में पहले तो ये चीज़ होती है, सरकार ने जिस तरह से कोई भी बिल लाया जाता है उससे पहले सभी कंसर्न लोग होते हैं
उनसे राय मशवरा किया जाता है, उनकी कंसेंसस ली जाती है और उसके बाद में उनके इनपुट्स लेके बिल्स के ऊपर जो भी चीज़ है उनकी उसको मॉडिफिकेशन या उसके अंदर एडजस्टमेंट्स या किसी किस्म के एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं या जो सजेशंस होती है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे सरकार ने जो उनकी मर्ज़ी और जो उनके दिमाग में और जो उनकी पॉलिसी जो उनकी फ्रेम ऑफ माइंड की है वही उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने वन साइड, अगर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले कि आज हिंदुस्तान में कितनी ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका ट्रिपल तलाक से जो इश्यूज़ हुए हैं, अगर आप देखें इंडिया के अंदर जो मुस्लिम पॉपुलेशंस है नियर अबाउट 17-18 करोड़ जो ऑफिशियल सरकार कहती है, उसमें से क्या प्रोपोर्शनेट है? मुश्किल से 3 या 3.5 हज़ार ऐसे केसेस जो इंडिया के अंदर इंडियन कोर्ट्स के अंदर ऑल ओवर इंडिया मिलते। तो आप इतनी छोटी सी इश्यू के लिए स्पेशली उन इफ़ेक्टेड महिलाओं के लिए आपने इतना बड़ा बिल ले आया जिसमें 99.9% महिलाएं को प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा जो मर्द है जिनको जेल जाना होगा, ठीक है, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए 3 साल का आपने क्या प्रोविज़न किया है? आपने उनके लिए क्या चीज़ की है? देखिएगा, पहली बात तो जो तलाक की जो इश्यू है, कोई भी समझदार इंसान होगा जो गुस्से में आके ऐसी हरकत कर सकता है, मगर इस तरह से करना शरीयत ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी है। तलाक ऐसी चीज़ है जब आपकी बीवी के साथ में कई अरसे के डिस्प्यूट होने के बाद में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब कोई ऑप्शन टुगेदरनेस होने का नहीं बचता तो तब देना है। मगर कुछ लोग, वाकई हम भी मानते इस बात को, जल्दबाजी के अंदर, गुस्से के अंदर या जो व्हाट्सएप पे या टेलीफोनों पे इस तरह से नहीं करना चाहिए। मानते हैं आप? इस तरह से करना गलत है। हम खुद उसको ये कहते हैं कि जो भी ऐसे लोग करते हैं वो सही चीज़ नहीं है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आजकल निकाहनामा में तलाक के चीज़ों में कई सारे रिफॉर्म्स के अलावा कई सारे अवेयरनेसेस लाए हैं। रिफॉर्म के अलावा अवेयरनेस लाए हैं, मसलन के तौर पे कुछ आप ये कह सकते हैं जैसे बिफोर मैरिज काउंसलिंग, उस तरह से कई सारे प्रोग्राम्स कहे जा रहे हैं। बिफोर मैरिज दूल्हा दुल्हन, जो लड़का लड़की जो निकाह करने जा रहे हैं, जो शादी करने जा रहे हैं, उनके लिए उनको बिठा के कि भाई आपके इस्लाम में हुकूक क्या है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आप अपने गुस्से में आके कोई ऐसी चीज़ ना करें कि जिसकी वजह से पूरा इस्लाम, जिसकी वजह से पूरी इंसानियत को आप एक एंगल को लेते हुए बदनाम हो। ये काफ़ी सारे ऐसे एफ़र्ट्स हुए हैं। दारुल कज़ा करके इस्लामिक शरिया कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में पहले भी थे, अब उसका एक्सपांशन किया जा रहा है। इसी तरीके से कि भाई जो ये इश्यूज़ है इसको किस तरह से दोनों को बिठा के समझा के शरीयत के दायरे में किया जाए। आप लोगों के मुताबिक जो मोदी सरकार कर रही है वो क्या कर रही है? हमारे मुताबिक जो मोदी सरकार कर रही है वो वही चीज़ कर रही है जो आरएसएस करना चाह रही थी। वो वही चीज़ कर रही है जिसको आप कॉमन सिविल कोड की तरफ ले जा रहे हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम मुस्लिम हैं, हम इस्लाम मज़हब को फॉलो करते हैं। हमारा एक शरीयत है, शरीयत में इस्लाम ने हमको एक इजाज़त दी है कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो वो हमारी आज़ादी है और ये आज़ादी आज नहीं, जब से इस्लाम बना है तब से हिंदुस्तान में चलते हुए आ रही है। और अब इसके साथ में किसी किस्म का छेड़छाड़ हो रहा है। तो इसी के लिए आज जो ये लाखों की औरतें जो बैठी हुई है, आपने मीडिया में वो 1 औरत, 2 औरत, 4 औरतों को बताया। आज देखिएगा ये प्रोसेशन, और आप ये देखेंगे जो पीस रैलीज जो हो रही है पूरे इंडिया भर में। इंडिया के आपका कहने का तात्पर्य है कि इसके पहले जो मुस्लिम महिलाओं ने इसका समर्थन किया था उनको प्रोजेक्ट किया गया था? जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही लोगों को प्रोजेक्ट किया गया था। आज आप खुद मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं उनकी रेशियो क्या है और दूसरों की रेशियो क्या है। तो इसी तरीके से सरकार जल्दबाजी के अंदर 4, 6, 8 केसेस या 10, 12 केसेस को लेते हुए और मीडिया उसको इस तरह से एक्सप्रेशन करती है कि वो इशू को हमारे प्राइम टाइम में लिया जाता है और उसको इस तरह से बढ़ाया जाता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि भाई उसके अपोज में जो हिसाब से आज रैली चल रही है उसको भी आज प्राइम टाइम में लिया जाए और बताया जाए मीडिया के थ्रू से कि भाई बम्बई के, या आप कह सकते हैं कि इंडिया के कई सारे इलाकों के अंदर जो प्रोसेशंस हुए हैं या जिस तरह से पीस मार्चेस हुई है, और ये पूरी की पूरी लेडीज़ ही कर रही है ऑर्गेनाइज,
और लेडीज़ ही और सब चीज़ें कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कोई जेंट्स नहीं है, तो ये चीज़ें है और आप इसका मैसेज समझ सकते। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है और प्राइम मिनिस्टर्स, उनसे यही अपील करूँगा कि लोगों की वॉइस देखें। आज जो लोग कहना चाह रहे हैं, आज जो इस आज़ाद मैदान में जो लोग जुड़े हैं, और आप समझे क्या चीज़ है, आप कहाँ गलत जा रहे हैं। जनाब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, सत्ता पक्ष जो होता है वो देश को चलाता है। जब सत्ता पक्ष कोई निर्णय माकूल तरीके से नहीं कर पाता तो विपक्ष उसको घेरने की कोशिश करता है। क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष जितनी तेजी से अपने निर्णयों पर निर्णय लेते जा रहा है, उसको रोकने में विपक्ष कहीं ना कहीं से नाकाम साबित हुआ है? बेशक, सब में पहले तो विपक्ष को लोकसभा के अंदर ही विरोध बड़े लेवल पे करना था, उस तरह से विपक्ष ने नहीं किया। ठीक है, राज्यसभा में विपक्ष ने किया, हम उसका समर्थन करते हैं। और आपने देखा है, अगर जो हिसाब से विपक्ष अगर लोकसभा के अंदर कर देता तो शायद आज हमको रास्ते पे और आज़ाद मैदान में जुड़ने की ज़रूरत नहीं होती। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो आज़ाद मैदान पे मुस्लिम महिलाओं का हुजूम उमड़ा है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप सरकार को? इसके थ्रू हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार हमारे दीनी मदारिस या पर्सनल लॉ या शरीयत के कानून के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा बिल न लाए जिसके ख़िलाफ़ हमको आवाज़ उठानी पड़े, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसके ख़िलाफ़ सड़कों पर भी आएंगे। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये सारी की सारी कवायदें अभी क्यों? नहीं, ये तो काफ़ी सालों से चल रही थी, लेकिन हम चाहते थे कि सरकार हमारी बात को सुने, लेकिन ये सरकार किसी भी तरह हमारी कोई बात को सुनना नहीं चाहती। इसलिए हमने ये एक प्रोटेस्ट का एक सुकूनी प्रोटेस्ट हमने यहाँ पर किया है, जिसके ज़रिए हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि दीनी मामलों में और शरीयत के मामलों में और पर्सनल लॉ बोर्ड के मामलों में दखल ना दे। क्या लगता है आपको, लोकसभा में जब मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ विधेयक जब लाया था, उस दौरान जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए थी, क्या उस विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस या अन्य पार्टियां सही थी अपनी जगह पर? मैं अब इस वक्त मैं उन सब पार्टियों की बात करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये एक अलग मसला है। अगर मैं बात करूँगा तो पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमारा आज का मकसद सिर्फ ये है कि हमारा ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो, और जब ये प्रोटेस्ट हो जाएगा तो इसके बाद हम फिर से करेंगे। जनाब, अब माने या ना माने, मामला तो अब सियासत पे हो चुकी है। जो भी है, हम सियासत नहीं करेंगे इसमें, हम किसी सियासी पार्टी का भी दखल पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं होने देंगे। जो भी बात होगी शरीयत की होगी, शरीयत के कानून की होगी, और शरीयत को मानने वाले जो पर्सनल लॉ बोर्ड जो हुक्म करेगा, हम सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को, उसमें जितने भी मुसलमान नुमाइंदे, उन सबको मंजूर है। आने वाले दिनों में अगर मामला जस का तस रहता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के परचम तले आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? इसके लिए तो अभी बॉडी तय करेगी कि भाई आने वाले वक्त में उनको क्या स्टेप उठाना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी हमको हिदायत देगी, हम उसके हिदायत पर आगे काम करेंगे। आलमी साहब, ये बताइए कि लोकसभा में जब मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ विधेयक लाया था, तो उस दौरान विपक्ष क्या अपनी भूमिका सही तरीके से निभा पाई? नहीं, ऐसा है कि ये मोदी सरकार मेजॉरिटी के ऊपर लोकसभा में पास करवा सकती थी, लेकिन मेजॉरिटी के हिसाब से राज्यसभा में नहीं पास करवा सकती। राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी नहीं है। विपक्ष के लोग वहाँ कितना भी चिल्लाते, कुछ भी करते, लेकिन मोदी सरकार मनमानी अपनी करती। अब मोदी सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि चंद ऐसी औरतें जो तुम्हारी गोद में बैठ गई हैं, जो तुम्हारी टट्टू बन गई हैं, उन औरतों की बात के ऊपर तुम 3 तलाक कानून ला रहे हो, लेकिन कई करोड़ औरतें, देश में 10 करोड़ औरतें हैं, मुस्लिम औरतें, 10 करोड़ औरतें इतनी धूप में आगे बैठती हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ज़रा अगर मोदी जी वो जो औरतें आपकी दलाली कर रही हैं, उनसे कह दो कि देश के किसी मैदान में 1 लाख औरतें जमा करके दिखा दें कि वो इस कानून के फेवर में, तो मैं मान जाऊँ। इस भीड़ में बच्चियों की संख्या ज़्यादा है? नहीं, बच्चियों की हो गई, बूढ़ों की, सबकी संख्या ज़्यादा है, सब आए हुए हैं इसमें। अब बच्चियाँ जोश ज़्यादा रहता है, जवानों में जोश ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा जोश में आए हैं, बूढ़ों में थोड़ा जोश कम हो जाता है। लेकिन नारा ये है आज कि देश में गरीबी के दिन 20 साल और गुजार सकते हैं, नौकरी नहीं मिली हम और बिना नौकरी के रह सकते हैं, सड़क पर सब्जी बेचकर अपने बाल बच्चों को पाल सकते हैं। लेकिन मोदी जी, आपकी सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। हमारा कानून ये रहेगा, रहती दुनिया तक इस कानून के खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो हम इसकी मुखालफत करेंगे, और हम जीते जी कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ कोई भी कानून बनाया जाएगा, चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी मुसीबत हो जाए, ज़िंदगी भर जेल में डाल दिया जाए,
लेकिन हम कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ बनाए हुए कानून को कभी मानेंगे नहीं, इसलिए आज यहाँ जमाए लोग। क्या ये कुरान शरीफ के खिलाफ कानून बनाया गया है, ये बोल सकते हैं आप? हमें 1947 में ये आश्वासन दिया गया था, वरना मुसलमान चला जाता पाकिस्तान। उससे कहा गया था कि मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, तुम्हारे मज़हब में यहाँ कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। मंदिर में अगर पूजा होगी तो मस्जिद में अज़ान और नमाज भी होगी। अगर हिंदू भाई 7 फेरे करेगा तो मुसलमान निकाह भी करेगा। अगर हिंदू भाई अपना किसी धर्म की पुस्तक का पालन करते हुए अपना धर्म निभाएगा तो मुसलमान भी कुरान शरीफ के हिसाब से अपना काम करेगा। लेकिन आज ये मोदी सरकार, अभी क्या कितने दिन हुआ सरकार आके इनकी? 3 साल, 4 साल, 9 साल हुकूमत किया हम लोगों ने। 3 साल में छोटी हांडी में उबाल आ गया। छोटे लोग बड़े जल्दी उबाल के आते हैं। तो कहते हैं ना, चीजें अभी कैसे सामने आ रही हैं? कहते हैं ना, कितने कमज़र्फ़ हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। इन चीज़ों की मुखालफत करने आज लाखों औरतें आई हैं। मोदी जी, ये डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, मेजॉरिटी जो चाहती वो होना चाहिए। आप दूसरे दरवाज़ों से मुसलमानों को और जेल भेजने की तैयारी मत करो, यही मैं कह सकता हूँ उनको। एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहले ऑर्डर आता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को ग्राउंड बनाती है, उस दौरान इतने बड़े पैमाने पर सड़कों पर हुल्ला नहीं देखा गया, आज ही क्यों? नहीं, अब ऐसा है कि अब राज्यसभा में बिल आने वाली है, अभी समय मिला है हम लोगों को, तो हम दिखाना चाहते हैं देश को कि देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन, देश की मेजॉरिटी जितनी औरतों की है वो सब की सब इसकी अपोज कर रही हैं, सिवाय कुछ दलाल औरतों की जो बीजेपी की झोली में बैठी हुई हैं। क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे आप लोग? कामयाब इंशाल्लाह जरूर होंगे। सच्चाई के रास्ते पर हमेशा आदमी कामयाब होता है, लेट तो होता है, कामयाब जरूर होगा। नहीं, समाजवादी पार्टी 2019 में मोदी जी को खाक चटा देगी, मोदी जी के सपनों को चकनाचूर कर देगी इस देश के अंदर। वो समाजवादी पार्टी, आज बहुजन समाज, आज फूआ और भतीजा एक साथ हो गए हैं, इनके तंबू में घबराहट है। ये आज चल रहा है, ममता बनर्जी आगे बैठी है दिल्ली के अंदर, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सेकुलर लोग। तो मोदी जी, आपकी मैं आदरणीय मोदी जी, आप कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आप तो जाकर गुजरात में मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते क्योंकि प्रधानमंत्री बन चुके हैं, और 2019 में देश की जनता उनको हटाएगी। ये कोई अबू आसिम नहीं कह रहा है, देश के हिंदू कह रहे हैं, देश के बड़े बड़े लोग जो इस देश के संविधान को मानते हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी अब आपका चल चलाव है। जब दिया बुझने को होता है ना तो बहुत तेज भभकता है, भभक लो जितना है। आखिरी सवाल, अरे आप 2 पूछो ना, एक क्यों पूछते हो जी? इस देश में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं रहती और इस देश में सिर्फ मुस्लिम धर्म नहीं है, सारे धर्म सारे मजहब हैं, लेकिन ये जो आदेश आया है बाकी के लोग, महिलाएं भी जानना चाहती हैं, ये अभी क्यों? इसलिए आया है कि ये आरएसएस के लोग सत्ता में आ गए हैं, ये मुसलमानों को इस देश में 2 नंबर का शहरी बनाना चाहते हैं। मोदी सरकार ने एक कमेटी गठित किया हुआ है कि देश का इतिहास नया लिखना शुरू करो। ये लिखो कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, इस देश की संस्कृति हिंदुओं की है, जितने लोग देश में रहते हैं सब हिंदू थे। ये सब चल रहा है, ये अभी चल रहा है, इसलिए लोग आज इनके खिलाफ जमा हो रहे हैं। मेरा नाम सुफियान नियाज अहमद वनू है। आई एम अ मुफ्ती, ऑल्सो आई एम म्यूनसिपल काउंसलर, कांग्रेस से म्यूनसिपल काउंसलर हूँ मुंबई में। और जहाँ तक ये ट्रिपल तलाक बिल का सवाल है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इस वक्त जमा हुए हैं, ये बिल सरासर जो है वो औरतों के हुकूक को, अधिकारों को तोड़ने वाला है। मोटी मोटी कमज़ोरियाँ बताऊँगा कि इन कमज़ोरों ने कैसा बिल बनाया है, कैसा लंगड़ा लूला बिल बनाया है। सबसे पहले कमज़ोरी तो ये है कि जिस कौम के लिए ये बिल बनाया जा रहा है उस कौम को कभी भी इस बिल के बारे में पूछा नहीं गया। यानी अगर मुस्लिम समाज की औरतों के लिए बिल बनाया जा रहा था तो ज़रूरी था कि उस बनाने वाली कमेटी में मुस्लिम समाज के उलमा को, मुफ्तियों को, औरतों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता और उनकी राय लेके ये बिल बनाया जाता। तो जिस कौम के लिए बिल बनाया उसी को उस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। दूसरी सबसे बड़ी कमज़ोरी इस बिल के अंदर ये है कि एक आदमी, यानी मुसलमानों में भी इख्तिलाफ है कि कोई जैसे अहले तशी है वो कहते हैं अगर 3 तलाक दो तो 3 नहीं होगी 1 होगी। इसी तरीके से अहले हदीस है वो कहते हैं जो 3 तलाक दो वो 3 नहीं होगी 1 होगी। हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी कहते हैं 3 तलाक दो तो 3 होगी। लेकिन तलाक के होने में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन ये लंगड़ा लूला बिल कहता है ना 3 होगी ना 1 होगी बल्कि तलाक ही नहीं होगी। अच्छा, जब तलाक नहीं होगी तो आदमी को सज़ा कैसे होगी? समझे, जब तलाक ही नहीं हुई, जब आपका बिल कह रहा है, कानून कह रहा है कि 3 तलाक देने वाले की तलाक नहीं होगी, इसका मतलब उसने मर्डर नहीं किया लेकिन उसको मर्डर की सज़ा हो गई। अब वो आदमी जब जेल में चला गया
अब जेल में चला जाने के बाद ये मैं तीसरी कमज़ोरी बता रहा हूँ इस बिल की, कि जेल में जाने के बाद में जब आदमी 3 साल जेल में बंद है तो उसके नान नफ़के की जिम्मेदारी उसी पर है, तो वो जेल में रहते हुए अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालेगा? आप मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग इसको आरएसएस से भी जोड़ के देख रहे हैं, क्या आप भी उसी चश्मे से देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी, ये तो बहुत 1952 का आरएसएस का एक सपना था कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये उसी की एक कड़ी है। तलाक तो सिर्फ एक बहाना है, असल तो शरीयत को मिटाना है, और ये कड़ी है। यहाँ से आगे अभी आपने 2 दिन पहले अखबारों में पढ़ा, ताद्दुद अज़वाज का बिल लाए, आगे चल के स्कूलों में योगा, सूर्य नमस्कार, गीता की तालीम का बिल ला रहे हैं। तो ये इब्तिदा है। और आप यहाँ पर जिन औरतों की आप बात कर रहे हो, यानी आप 2-4 हज़ार औरतों को दिखाते हो कैमरे पर और दिखा के बोलते हो कि औरतों के हक तलफी हो रही है, तो आज की तारीख में तकरीबन 80 लाख औरतें हिंदुस्तान में ज़मीन पर उतर चुकी है, रास्ते पर उतर चुकी है। इन 80 लाख औरतों को भी दिखाएं जो ये कह रही है कि शरीयत हमारी ज़ामिन है, शरीयत हमारी हिफाजत करने वाली है, हम किसी सरकार के कानून को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को मानेंगे। तो इन 80 लाख औरतों की आवाज़ कौन बनेगा? आपने अभी कहा कि हम किसी भी देश के कानून को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ शरीयत को मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, विधेयक राज्यसभा में पास हो ना पास हो, ये वहाँ पर संख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसके ऊपर विचार होगा, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आप नहीं मानेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब से पहली बात यह है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 28 हिंदुस्तान के अंदर हर नागरिक को उसकी धार्मिक आज़ादी की मुकम्मल इख्तियार देता है और ताकत देता है। और इंडिया में अकेला पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर 326 पर्सनल लॉज हैं, अलग अलग पंजाबियों के पर्सनल लॉ है, साउथ में पर्सनल लॉ है, यहाँ तक कि आप साउथ में चले जाएं वहाँ लोगों को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। लोग नॉर्थ में चले जाएं राम को पूछते हैं, साउथ में चले जाएं रावण को पूछते हैं। तो कई अलग अलग पर्सनल लॉ है, लेकिन टारगेट पर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ को क्यों बनाया जा रहा है? क्या आप सिख को कहोगे कि कड़ा ना पहने? क्या आप किसी और को कहोगे कि भाई आप पगड़ी ना पहने? किसी और को कहोगे कि भाई आप अपने धर्म के मुताबिक अमल ना करें? क्रिश्चियन को, कैथलिक को कहोगे? अच्छा, दूसरी बात, 3 तलाक के मुद्दे में अगर कहीं कोई कमज़ोरी भी है तो उसकी वजह हम खुद है, उसकी वजह शरीयत नहीं है। जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि एक आदमी किसी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ने उसको गोलियाँ दी कि भाई ये डोज सुबह में लेना, दोपहर में लेना और रात में लेना, ये 3 डोज है, 3 वक्त में तुझे लेने हैं, सुबह में लेना है, दोपहर में लेना है और रात में लेना है, ठीक है। अब वो तीनों डोज 3 वक्त में लेने के बजाय एक ही वक्त में ले ले और ओवरडोज होने की वजह से मर जाए, तो क्या डॉक्टर जिम्मेदार होगा? शरीयत ने तलाक देने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया? मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए, पहले उनके बिस्तर अलग हो जाए, घर के बड़ों को बिठा के बातचीत की जाए, ख़ानदान के बड़ों को बिठा के बातचीत की जाए, कमरा अलग हो जाए, थोड़ी बातचीत समझाने से हो, फिर उसके बाद में पाकी की हालत में एक तलाक दें, फिर उसके बाद में दूसरी तलाक दें। एक प्रोसेस बताया है। अगर कोई सीधा तीसरी सीढ़ी पे कदम रखता है और कहे शरीयत जालिम है, तो शरीयत कहाँ से जालिम हुई? ये तो इंसान खुद जालिम हुआ। तो आप इस मामले में बहुत, अगर कहीं पे कुछ 19-20 हो भी रहा है, गलती हो भी रही है, तो वो माशरे की गलती है, उसको सुधारने की फिक्र है, ना कि उस कानून को रद्द करने की ज़रूरत है। क्या आपको नहीं लगता कि जागरूकता की बड़े पैमाने पर कमी है और ये चीज़ें, इस चीज़ को लेके अलग अलग विचार है मुस्लिम कम्युनिटी के भीतर भी? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो विचार है, ये कहीं पर कोई ये नहीं कह रहा है कि तलाक नहीं होगी, सब कह रहे हैं कि तलाक हो जाएगी। लेकिन जो हमारा जो इख्तिलाफ है, जो हमारा डिफरेंस है, वो इस बात पे है कि कुछ लोग कहते 1 नहीं होगी 3 होगी, कुछ कह रहे 3 नहीं कहते 1 होगी, लेकिन हर एक कह रहे हैं कि तलाक तो होगी और ये कानून कह रहा है तलाक ही नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़, और यहाँ पर आज आप मैदान में देख रहे हो, सारी मुसलमानों की जितनी जमातें हैं, चाहे अहले तशी हो, चाहे अहले सुन्नत हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे देवबंदी हो, सारे यहाँ पर जमा हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार को ये बिल वापस लेना है और इस बारे में गौर व फिक्र करना है। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ संजय मिश्रा, IN 24 न्यूज़, मुंबई।